हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर हर महादेव, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम बेटा। गुड इवनिंग। खुश रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अभी किसकी गुड मॉर्निंग हो रही है भाई? कौन सो के उठ रहा है अभी? माना जब जागो तभी सवेरा, पर इतना लेट जगना जब दोबारा सोने का टाइम आ गया, ये थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने पूछ लिया। हेलो। जय हिंद। गुड इवनिंग। मैम आपको ठंड लग रही है? भाई ठंड हो गई है। तुम्हारे यहाँ नहीं हुई है क्या? जय माता दी। मेरे यहाँ तो हो गई यार। जय अर्जुना नीट हिंदी। ये सही था। यस, जय बजरंगबली। यस। चलिए। तो जय बड़ू हमारा आखिरी अध्याय चल रहा है। और आज है अपना लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अरे यार, कल हमने पढ़ा था अमीनो अम्ल और वसा। ठीक है। कल हमने पढ़ा था अमीनो अम्ल और हमने पढ़ा था वसा। लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। ये तो हम लेक्चर 1 में ही पढ़ चुके थे। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजनी क्षार की। याद हो गया है? ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं। फिर बेटा हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज की। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सॉरी प्रोटीन्स की, सॉरी बृहद जैवणु की। बृहद जैवणु में बेटा अंदर आपका है प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। लास्ट होगा आपका इसका टॉपिक एंजाइम्स। कोशिश ये है बेटा कि 30 नवंबर तक अपना चैप्टर खत्म हो जाए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक क्लास हम दिसंबर में ले लेंगे बस। ठीक है। मैम मैंने तो टी शर्ट पहन रखी है। केमिस्ट्री पढ़ाई है मैम। बेटा घर में हम भी ऐसी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन क्लास लेनी होती है तो हमें लगता है कि चलो। मैम पापा सुन रहे हैं तो अनुराग जी पिताजी को नमस्ते बोलिएगा। ठीक है। यस। तो आज की क्लास में बेटा सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे नाइट्रोजनी क्षार, जिनको बेटा हम बोल देते हैं नाइट्रोजन बेसिस। क्या होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, पहले हम इस पर बात करेंगे। आई यू गाइज नॉट एक्साइटेड? हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है। इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बैच खत्म, माइंड मैप सारी रिकॉर्डिंग खत्म, उसके बाद केवल 3 बैचेस रह जाएंगे। यकीन भी 1.0 में 12th शुरू हो चुकी है, 11th खत्म हो चुकी है, और 12th का भी एक चैप्टर उनका ऑलमोस्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। जैसे ही बैचेस खत्म होंगे मैं तो गंगा नहा के आऊंगी। रिकैप। ठीक है। कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले आपके अमीनो अम्ल की। अमीनो अम्ल होते क्या है बेटा? तो रासायनिक तौर पे ये प्रतिस्थापित मीथेन यानी कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। जिस तरीके से कार्बन की 4 वैलेंसीज मीथेन में हाइड्रोजन से पूरित होती है, इसी तरीके से बेटा अमीनो अम्ल में कार्बन की चारों वैलेंसीज पे एक जगह अमीनो समूह NH2, एक जगह अम्लीय समूह COOH कार्बोक्सिल समूह, एक जगह हाइड्रोजन, और चौथा बेटा परिवर्तनशील R समूह होता है। जैसे जैसे R बदलता जाता है अमीनो अम्ल बदलता जाता है। वैसे तो नेचर में बेटा 200 से ज़्यादा प्रकार के आपके अमीनो अम्ल हैं, लेकिन 20 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन की संरचना करते हैं। अब ये 20 ही क्यों अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन की संरचना करते हैं, बाकी सारे क्यों नहीं करते हैं? तो उसका कारण ये है कि बेटा ये जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं ये ज़्यादा स्थायी होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। और जो ज़्यादा स्थायी है उसी से तो कोई बड़ी संरचना बनेगी। अब ये ज़्यादा स्थायी क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि ये नेचर में डी आइसोमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, एल आइसोमर इनके कम स्थायी होते हैं। ठीक है। तो बाकी सारे अमीनो अम्ल एल आइसोमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ये 20 अमीनो अम्ल बेटा आपके डी आइसोमर में के रूप में पाए जाते हैं। और इसीलिए बेटा हम इनको मैजिक 20 यानी कि जादुई 20 कहते हैं, क्योंकि ये 20 अमीनो अम्ल ऐसे जो कि अपनी पोजीशन बदल बदल के नए नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने ये देखा था बेटा कि प्रोटीन की या सॉरी अमीनो अम्ल की जो संरचना होती है वो
इसके अंदर उपस्थित आपका कार्बोक्सिल समूह, अमीनो समूह और परिवर्तनशील आर समूह के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जैसे बेटा ये बदलते जाते हैं, अमीनो अम्ल भी बदलते जाते हैं। सबसे सिंपल अमीनो अम्ल है बेटा आपका ग्लाइसिन, जिसमें आर की जगह पे भी हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है मैम, आप हमें मिस नहीं करोगे, हम आपको बहुत मिस करेंगे यार, तुम एक तो रिवाइज नहीं कराने देते हो, उसमें आकर के तुम अपनी ऐसे इंटरफेरेंस कर देते हो। रही बात मिस करने की बेटा, तो मैं कहाँ मरने जा रही हूँ। मैंने क्या बोला, वंस वी आर डन विद द सिलेबस, एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हम अभी हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, फिर हम हफ्ते में 1 बार मिलेंगे, और तब ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तो हम पढ़ते हैं, कभी पढ़ने का मन कर रहा है, कभी समझ में आ रहा है, कभी नहीं समझ में आ रहा है, तब बेटा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, आपके पास पूरे 6 दिन का समय रहा करेगा एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, और 7वें दिन उसके सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, मेरी आदत लगना है, मतलब आदत लग गई तो मुझे टैग करके गाना डालो, मुझे तो तेरी लत लग गई। बाकी देखो ऐसा होता है, कुछ आदतें अच्छी होती हैं, तो मेरी आदत लगना अच्छी बात है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट की अगर आदत लग गई तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, सिर्फ मैडम की आदत लगने से बेटा नीट नहीं निकलेगा ना, तो नीट निकालने के लिए मैडम की आदत के साथ साथ मैडम के सब्जेक्ट यानी कि जूलॉजी की भी आदत आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों मैम 2 क्लास ही लीजिएगा, नहीं तैयबा नूर, 2 क्लास इसलिए नहीं लूंगी ना बेटा, क्योंकि दोनों क्लास में कितने क्वेश्चन, तो एक ही में मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, और आपको पूरे 6 दिन का टाइम दूंगी बेटा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, प्लस दूसरा बेटा, मुझे भी तो अपना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोड खत्म करना है ना। आप लोगों के बैचेस खत्म होंगे, उसके बाद फिर हमारे पास नए बैचेस आएंगे, आपको पता है 4 मई को नीट का एग्जाम है, तो अब जैन फेब तक ऑलमोस्ट हमारे सारे बैचेस खत्म हो जाएगा, और फेब से हमारे यूट्यूब की सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, 1 शॉट सीरीज बहुत होती है यार, हफ्ते में अगर आप 2 क्लास भी 4-4 घंटे की ले रहे हो, सोचो 3 से 4 घंटे की एक क्लास ले रहे हो, तो बेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तब तक नए बैचेस बनने लग जाएंगे, आप लोगों की 12th की क्लासेस भी इस बार जल्दी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, टीचर्स को कभी आराम नहीं होता है, इसीलिए टीचर को जल्दी जल्दी बैचेस को, जल्दी भी ऐसा हम कोई बैच नहीं खत्म कर रहे। सॉरी, 12th क्लास में बॉटनी कब का खत्म हो चुका है। ठीक है ना, तो ऐसा हम कोई जल्दी खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल टाइम पे खत्म कर रहे हैं, और जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। ठीक है, अगर मैं स्केड्यूल के हिसाब से खत्म करूंगी तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवाइज कराने की जिम्मेदारी बेटा मेरी है ना। वासु अपनी नानी के साथ खेल रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, तो हमने बात की थी बेटा, अगर आपका सबसे सिंपल अमीनो एसिड क्या होता है आपका, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कब होता है, जब बेटा अमीनो अम्ल के आर की जगह हाइड्रोजन लग जाए तो वो ग्लाइसिन हो जाएगा, इसी आर की जगह मिथाइल समूह लग जाए तो वो एलानिन हो जाएगा, इसी आर की जगह हाइड्रोक्सी मिथाइल लग जाएगा तो ये सेरीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपका एलानिन, उससे थोड़ा आपका सेरीन। हमने ये देखा था कि किसी भी अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिल और अमीनो समूह की उपस्थिति के हिसाब से इनकी प्रकृति कैसी हो सकती है, अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, उदासीन मतलब कि न्यूट्रल हो सकती है। तो अम्लीय बेटा जो होता है उसका उदाहरण मैंने आपको बताया था ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। जो आपके क्षारीय होते हैं उसका मैंने उदाहरण बताया था आपको लाइसिन। ठीक है, और आपका जो न्यूट्रल होता है उदासीन, उसका उदाहरण मैंने आपको बताया था वैलिन। यहाँ से आपके नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन सेम नीट 2020 में यही क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में भी आया था, यही क्वेश्चन आपका जूलॉजी में भी आया था। तो जिसको आता था उसने दोनों जगह सही करके 8 नंबर ले लिए, जिसको नहीं आता था उसने दोनों जगह छोड़ करके अपना नुकसान कर लिया, और जिसको सही नहीं आता था गलत करके आया उसने दोनों जगह से -2 करवा दिए। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हमने देखा था कुछ आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में आर की जगह कोई भी एक वलय पाया जाता है, और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के 3 उदाहरण है आपके टीपीटी। ठीक है, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके आवश्यक और अनावश्यक अर्धावश्यक अमीनो अम्ल भी होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल बेटा वो होते हैं जो कि आपके शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, तो हमें इनकी जरूरत भोजन से होती है। ठीक है, अनावश्यक वो होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है, और अर्धावश्यक वो होते हैं जो कि बच्चों में तो भोजन के थ्रू चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं इनका शरीर उनको बनाने लग जाता है। तो आवश्यक को बेटा मैंने आपको बताया था 8 है आपके ऐसे अमीनो अम्ल जो कि आवश्यक हैं, जो आपको भोजन से लेने होते हैं टीवी टिल 8 PM। थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन और मिथ्योनिन। फिर मैंने आपको बताया था अर्धावश्यक के 2 उदाहरण है आपके हिस्टिडीन, आर्जिनिन। इसके अलावा कोई भी अगर नाम आपकी आंखों के सामने आ जाए तो वो सारे के सारे अनावश्यक है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, इनमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं आपके 2 CM। ठीक है, CM के पास सल्फर है, सिस्टीन और मिथ्योनिन। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, इनके पास जो अमीनो और कार्बोक्सिल समूह है
ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। और ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके इस अमीनो और कार्बोक्सिल समूह पे बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा है, जितना पॉजिटिव चार्ज अमीनो समूह पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर कार्बोक्सिल समूह पे है, इसको बेटा हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन कैसे होते हैं? समावेशी होते हैं, इन पर इक्वल प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी सॉरी कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं बेटा, ये अमीनो एसिड्स एक तरीके से प्रोटीन की एकलक इकाइयां हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन की एकलक इकाइयां मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं। तो बहुत सारे अमीनो एसिड कैसे प्रोटीन बनाते हैं, वहां पर हमने देखा था कि कई सारे अमीनो एसिड आपस में निर्जलीकरण संश्लेषण, जिसमें एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल समूह का H OH OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो समूह का H, तो H और OH दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है और पानी के बाहर निकलने से CONH बंध बनता है और इसको बेटा हम पेप्टाइड बंध बोलते हैं। आयुषी मैं भी बोल नहीं सकती कि मैं मिलूंगी 12th में या नहीं मिलूंगी, बट ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, बस मैं इतना जानती हूँ। यहाँ पर खत्म होता है अपना अमीनो एसिड्स। सेकेंड हमने पढ़ा था बेटा वसा। वसा क्या होते हैं बेटा? वसा जनरली चिकने से चिपचिपे से पदार्थ होते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में नहीं घुलते ये। वसा हमने मतलब क्लासिफाई किए थे, एक होते हैं आपके सरल वसा, एक होते हैं आपके कॉन्जुगेटेड जिसको हम बोलते हैं संयुक्त वसा, तीसरे होते हैं आपके व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड वसा। जो सरल वसा होते हैं उसके दो उदाहरण मैंने आपको बताए, एक आपका वसीय अम्ल, दूसरा आपका ग्लिसरॉल। जब आपके संयुक्त वसा की बात होती है तो संयुक्त वसा ऐसे वसा होते हैं जिसमें वसा के साथ कोई दूसरा कार्बनिक समूह लगा है। जैसे वसा के साथ अगर प्रोटीन लगा दोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका लाइपोप्रोटीन, वसा के साथ शर्करा लग जाएगी तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड्स, वसा के साथ फास्फोरस लग जाएगा बन जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड, वसा के साथ नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका स्फिंगोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बेटा आपकी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। स्पेशली हमने देखा था कि जो आपकी कूपिकाएं होती हैं उन कूपिका की झिल्ली में बेटा ये लेसिथिन नाम का फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जो कि कूपिकाओं को पिचकने से बचाता है। स्फिंगोलिपिड की हमने बात की थी, जो आपके माइलिन आच्छादित न्यूरॉन होते हैं उसमें माइलिन आच्छाद जो होता है बेटा वो आपके स्फिंगोलिपिड का बना होता है। स्फिंगोलिपिड क्या है? आपका वसा प्लस ये नाइट्रोजनी क्षार जो हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर हमने देखा था कि जो वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरे होते हैं आपके असंतृप्त वसीय अम्ल। होते क्या है वसीय अम्ल? तो वसीय अम्ल आपकी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसके एक सिरा पर कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह अम्लीय है। ठीक है, अब ये जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 19 हो सकती है, तो कुल मिलाकर के किसी भी वसीय अम्ल में कार्बन की श्रृंखला 2 से लेकर के 20 हो सकती है। संतृप्त वसीय अम्ल में बेटा जितनी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो भी कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में आपको द्विबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, संतृप्त वसीय अम्ल का जो स्रोत होता है बेटा वो एनिमल्स होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल का स्रोत जनरली आपके प्लांट्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि संतृप्त अम्ल जो वसीय अम्ल होते हैं इनका गलनांक थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, असंतृप्त वसीय अम्ल का गलनांक कम होता है, ये इजीली कम टेम्परेचर पे गल जाते हैं यानी कि मेल्ट हो जाते हैं। यही कारण है बेटा कि आपके असंतृप्त वसीय अम्ल तेलीय अवस्था या तरल अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि संतृप्त वसीय अम्ल यानी कि आपके घी ये बेटा इनका गलनांक ज्यादा होने की वजह से सर्दियों में ये जम जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक अपवाद देखा था कि आपका जो नारियल तेल है मैडम ये तो असंतृप्त वसीय अम्ल है, ये तो पादप स्रोत से हमें मिलता है, फिर मैडम ये क्यों जम जाता है सर्दियों में? तो मैंने ये भी बताया था कि नारियल तेल में जो असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है ठीक है, जिसमें असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जगह जगह पे द्विबंध पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बेटा द्विबंध या असंतृप्तता बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। मतलब इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ज्यादातर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, बहुत थोड़े ऐसे कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से बेटा ये सर्दियों में जम जाते हैं। फिर मैंने यहीं पर आपको बताया था एक होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का केमिकल फॉर्मूला आपके नीट में आ चुका है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 3 इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए हो गया आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैंने इसकी संरचना कल बना करके बताई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सरल वसा के अंदर भी वास्तविक वसा बेटा वो होते हैं जिनमें आपका वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा होता है।
अब ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ेंगे कैसे? तो वसी अम्ल का बेटा जो COH समूह है और ग्लिसरॉल का जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है बेटा, इन दोनों में COH से OH और हाइड्रोक्सिल का H, ये दोनों बेटा निकल करके पानी, मतलब ये दोनों मिलके पानी बनाएंगे और पानी बन करके निकल जाएंगे। निर्जलीकरण संश्लेषण के कारण आपके वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के बीच में बेटा एस्टर बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ये एस्टरीकृत हो जाते हैं, एस्टेरिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एस्टर बंध का निर्माण है, ये कितने एस्टर बंध है? अगर एक ग्लिसरॉल के साथ एक वसी अम्ल जुड़ा है, इसको हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल के साथ दो एस्टर बंध से दो फैटी एसिड जुड़े हैं, इसको हम बोलेंगे डाइग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल के साथ तीन एस्टर बंध के साथ आपके तीन फैटी एसिड जुड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, एस्टर बंध आपका निर्जलीकरण संश्लेषण से बनता है। फिर हमने देखा था कि ये जो आपके वसी अम्ल हैं और जो आपका ग्लिसरॉल है, अगर इनके जुड़ने में कहीं एक फॉस्फोरस भी जुड़ जाए या फॉस्फेट भी जुड़ जाए, तो इसको बेटा हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और इसकी संरचना लेसिथिन की आपकी एनसीईआरटी में दी है, एक कोलेस्ट्रॉल की संरचना दी है। इतना आपको दिमाग में बैठा करके रखना है बस। याद किया हुआ भूल जाते हैं, क्या करें विनय? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। द मोर यू क्वेश्चन प्रैक्टिस द मोर यू विल रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक्स। ठीक है, आपका रिवीजन उतना आसान हो जाएगा। बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार की। तो नाइट्रोजनी क्षार भी बेटा एक तरीके के कार्बनिक यौगिक हैं और ये भी बेटा आपके सूक्ष्म जैवाणु हैं। अब तक हमने जो भी पढ़े, हमने पढ़ा आपका अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल भी बेटा सूक्ष्म जैवाणु है। ठीक है, दूसरा बेटा हमने पढ़ा वसा, ये भी आपका सूक्ष्म जैवाणु है, लेकिन इसको हमने धारित में रखा था, निस्यंद में नहीं रखा था। तीसरा बेटा हम पढ़ने वाले आपके नाइट्रोजनी क्षार। तो ये बेटा विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक वलय युक्त कार्बनिक यौगिक होते। ठीक है, क्योंकि बेटा हमने बोला विषम चक्रीय वलय। अब यहाँ पे विषम चक्रीय वलय का क्या मतलब है, ये आप मुझे बताएंगे। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, क्या है ये? कोई मुझे बता सकता है? मैंने ये क्या बना दिया आपके सामने? व्हाट इज दिस? क्या चित्र बना दिया भाई मैंने आपके सामने? ये यस, व्हाट इज दिस? हाँ जी, क्या है ये? बेंजीन, बिल्कुल सही। ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये आपका बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला अगर मैं सही बोल रही हूँ तो C6H6 होता है, हाँ या नहीं? ऐसा ही है, बेंजीन इज C6H6। ठीक है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एल्कीन है। ठीक है, अब बेंजीन का मतलब होता है कि इसके जितने भी कोने हैं, इन सब कोनों पर एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका एक तरीके से समचक्रीय हो गया। समचक्रीय वलय मतलब जिसके सभी कोनों पे समान अणु लगा है, और वो है आपका कार्बन। हमने बोला कि जो आपके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार बेटा विषम चक्रीय है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके प्यूरीन, दूसरे होते हैं आपके पिरिमिडीन, या आप इनको पायरिमिडीन्स भी बोल देते हो, पायरिमिडीन्स। अगर इन दोनों की मैं आपको संरचना बना करके बताऊं बेटा, तो प्यूरीन्स जो होते हैं आपके और पिरिमिडीन्स, नाइट्रोजन की पोजीशन
ठीक है। तो नाइट्रोजन की पोजीशन होती है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पिरिमिडीन्स में 1 2 3 4 5 6। तो पिरिमिडीन में जो नाइट्रोजन पोजीशन है बेटा वो देखने को मिलती है 1 और 3 पर, जबकि प्यूरीन्स में नाइट्रोजन की पोजीशन बेटा जो है वो देखने को मिलती है 1 3 7 9। पहली चीज ये आपका बॉटनी में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक है। प्यूरीन और पिरिमिडीन ये दोनों आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं। अब इनमें बेटा प्यूरीन के उदाहरण है आपके, प्यूरीन के उदाहरण मतलब प्यूरीन में क्या क्या आते हैं, तो प्यूरीन में आते हैं आपके एडेनिन, और गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन्स में आते हैं आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। ये लिखिए जल्दी से जल्दी लिखिए। यस बेटा ये बनाना है सुमैया। डन। नहीं द्रविण अभी तो नहीं, मैं पानी भी लूं। डन सबका। चलिए पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। हेडिंग डलेगी एक जगह, नाइट्रोजनी क्षार न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। नाइट्रोजनी क्षार के अगर हम नाम देखें तो सबसे पहला, अच्छा न्यूक्लियोसाइड में पहले आप देख लो क्या होता है। इसमें आपका नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा
और न्यूक्लियोटाइड्स में होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजनी क्षार है आपका बेटा एडेनिन। जब ये एडेनिन पेंटोज शर्करा के साथ मिलता है, इसको हम बोल देते हैं ए, ठीक है। जब ये एडेनिन पेंटोज शर्करा के साथ मिलता है, एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर, ये बेटा मिलकर के बनाता है आपका एडिनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन। अगला गुआनिन, इसको हम बोलते हैं जी, जी ए। गुआनिन और पेंटोज शर्करा मिलकर के बनाते हैं बेटा आपके गुआनोसिन, गुआनोसिन। तीसरा है आपका साइटोसिन, इसको हम बोलते हैं सी। और साइटोसिन पेंटोज शर्करा के साथ मिलकर बनाता है साइटीडीन, साइटीडीन। अगला है आपका थायमीन, इसको हम बोलते हैं ई। थायमीन पेंटोज शर्करा के साथ मिलकर बनाता है थायमीडीन। लास्ट है आपका यूरेसिल, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। यूरेसिल पेंटोज शर्करा के साथ मिलकर बनाता है यूरीडीन, ठीक है। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आता है। चलो, अब जैसे ही ये तीनों मिलते हैं, मतलब आपका एडेनिन, मतलब नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पर हो गया आपका एडेनिन प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल, एक ही बात है, ठीक है। जैसे ही ये तीनों मिलते हैं बेटा, एडेनिन इनके साथ मिलके बनाता है एडीनाइलिक अम्ल। क्या बनाता है? एडीनाइलिक एसिड। गुआनोसिन बेटा जब फॉस्फेट के साथ मिलता है, ये बनाता है गुआनाइलिक अम्ल या गुआनाइलिक एसिड। साइटिडीन फॉस्फेट के साथ मिलके बनाता है साइटिडाइलिक अम्ल, साइटिडाइलिक एसिड। थाइमिडीन बनाता है बेटा थाइमिडाइलिक अम्ल या थाइमिडाइलिक एसिड।
यूरिडीन बनाता है बेटा यूरी डाइलिक अम्ल या यूरी डाइलिक एसिड। ये लिखो, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाती हूँ। क्या चल रहा है मोहम्मद तौसिफ, और क्यों चल रहा है, ये जानने में मैं ज़्यादा इच्छुक हूँ। यूपी में कहाँ से, इसको कैसे लर्न करेंगे मैम? साक्ष्य भी बताती हूँ बेटा। घनी खम्मा गणेश, विच इज सो सिंपल, इसमें याद करने लायक कुछ है ही नहीं, समझने लायक है। इसको ही मैं आपको एक और बार समझाऊंगी। 12th का क्लास स्टार्ट होगा, प्लीज़ बताना। होगा ना प्रिया, क्यों नहीं होगा? जब 11th स्टार्ट हुआ है तो 12th भी स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? मेरे हिसाब से अप्रैल में स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्च में तो आप लोगों के टेस्ट ही खत्म होंगे, 11th के, है ना? तो 12th में मैम कुछ समझ में नहीं आया, कृष्णा भी बता रही हूँ ना बेटा, एक बार लिख लो। मैम इसमें सेटिंग हो रही है, अर्जुन हाँ मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं। जिनकी यहाँ सेटिंग हो रही है उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगी। लिख के दे दूँ मैं लैला? पिछला चैप्टर छूटा है, क्या करूँ, पढ़ो। चलो देखो क्या होता है। हमने नाइट्रोजनी क्षार, एक पेंटोस शर्करा क्या होती है देखो। पेंटोस शर्करा मतलब जिसमें 5 कार्बन है। एक, दो, तीन, चार, 5, 5 कार्बन वाली बेटा क्या हो गई है आपकी? पेंटोस शर्करा, या इसको हम बोलेंगे पेंटोस शुगर। ठीक है, इस पेंटोस शर्करा के साथ अगर आपका यहां पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ गया, क्या जुड़ गया? नाइट्रोजनी क्षार, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी बेटा? अभी मैंने पीछे कॉपी नहीं हुआ, अभी देख लेना। पेंटोस शर्करा के साथ जैसे ही नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, साइड में 2 चीजें होती हैं, स से याद रखो सेकंड, है ना, और सेकंड मतलब 2, ट टाइड, टाइड मतलब टी, है ना, और टी से होता है आपका 3। तो इसमें 3 चीजें हैं। तो यहां पर बेटा आपके नाइट्रोजनी क्षार जैसे ही इससे जुड़ते हैं, इस संरचना को हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, वहीं बेटा अगर मैं इसके साथ एक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल भी जोड़ दूं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी बेटा? इस पूरी संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस पूरी संरचना को हम क्या बोलेंगे? कि ये आपके न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बेटा? ये आपके न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहां पर पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट ये तो एज इट इज रहेंगे। क्या बदलता जाएगा? यहां पर बदलता जाएगा आपका नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार अगर हो गया एडेनिन, तो ये हो जाएगा एडिनाइलिक अम्ल। नाइट्रोजनी क्षार हो गया ग्वानिन, ये हो जाएगा ग्वाइनाइलिक अम्ल। नाइट्रोजनी क्षार होगा अगर आपका साइटोसिन, ये हो जाएगा आपका साइटोडाइलिक अम्ल। नाइट्रोजनी क्षार होगा थाइमिडीन या थाइमीन, ये हो जाएगा आपका थाइमिडाइलिक अम्ल। नाइट्रोजनी क्षार होगा यूरेसिल, ये हो जाएगा आपका यूरिडाइलिक अम्ल। समझे या नहीं? ठीक है, और अगर बेटा मैं सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की बात करूं, मैं फॉस्फेट हटा दूं, तो यहां पर केवल पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार है। नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा, एडेनिन जुड़ा तो एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ा तो ग्वानोसिन, साइटोसिन जुड़ा तो साइटिडीन, थाइमीन जुड़ा तो थाइमिडीन, यूरेसिल जुड़ा तो यूरिडीन। समझे या नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? मैम बोलिए 27 तक चैप्टर खत्म हो जाएगा यार, कोशिश ही कर सकते हैं अभी तो, और तो क्या। यस, समझे या नहीं?
अभी समझ में आया। अब हम लोग एक नाम पढ़ते हैं, बार 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 आप लोगों ने एक नाम सुना है, एटीपी। क्या होता है एटीपी? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यही होता है। चैटिंग में सेटिंग ऑन हो गई है। यस आपसे रिक्वेस्ट है चैट क्लोज कर दो। मनोज बेटा मुझे भी पता है चैट को क्लोज करना है, मुझे समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 वे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो मैं कैसे चैट क्लोज कर दूँ? आप सबको पता है एटीपी इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। मनी ऑफ सेल बोल सकते हो आप, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोल सकते हो आप, बिल्कुल सही है। अब ये एडिनोसिन क्या है आप समझ सकते हो? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एडिनोसिन? एडिनोसिन क्या है? क्या है एडिनोसिन? हमने पढ़ लिया ना, नाइट्रोजनी क्षार, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन क्या है? यस ऊर्जा, बिल्कुल सही है बेटा। एडिनोसिन क्या है मैं वो जानना चाहती हूँ। हाँ एडिनोसिन हो गया बेटा एडेनिन और पेंटोस शर्करा, ठीक है। एडिनोसिन का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी जो पेंटोस शर्करा है, 5 कार्बन वाली जो शर्करा है, 1 2 3 4 5, इसमें नाइट्रोजन बेस कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा? इसमें नाइट्रोजन बेस जुड़ा है आपका एडेनिन। क्या जुड़ गया? एडेनिन। एडेनिन जुड़ा पेंटोस शर्करा से, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोसाइड बन गया एडिनोसिन। और इसी में बेटा अगर मैं एक फॉस्फेट जोड़ दूं, यहां पर मैंने एक फॉस्फेट जोड़ दिया, ये क्या हो गया बेटा आपका? ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है। हाँ या नहीं? तो एडेनिन अगर पेंटोस शर्करा के साथ जुड़ा तो बन गया एडिनोसिन, और इसी के साथ बेटा अगर एक फॉस्फेट जुड़ गया तो ये बन गया एडिनाइलिक अम्ल। हाँ या नहीं? ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड का मतलब क्या हुआ बेटा? ये बन गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड। हाँ या नहीं? क्या बन गया? ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एडिनिन प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट, तीनों को मिला दो, क्या बन गया आपका? एडिनाइलिक अम्ल। इसी के साथ इसने क्या बोला? ट्राई फॉस्फेट। क्या बोला इसने बेटा? ट्राई फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट ये, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो इसको मैं ये बोल सकती हूं कि एटीपी एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड का रूपांतरण है। हाँ या नहीं? बोल सकती हूँ कि नहीं? हाँ मानसी यहाँ आ जा, रूखे सूखे यहाँ आ जा। अभी आया समझ में कि नहीं? तो अगर एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड का रूपांतरण है, बोल सकती हूँ ना। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या हुआ बेटा? ये रूपांतरित न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बेटा? रूपांतरित न्यूक्लियोटाइड। इट इज अ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना? तो एटीपी आपका मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, समझे या नहीं? हाँ लिखना है, बिल्कुल लिख लो बेटा, बिल्कुल लिखना है। एक बार और बता दो शिवम, क्या बताना है बेटा? देखो एडिनोसिन क्या होता है? एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिन प्लस पेंटोस शर्करा इक्वल्स टू एडिनोसिन, ठीक है। एडेनिन प्लस पेंटोस शर्करा, एडेनिन प्लस पेंटोस शर्करा क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोसाइड। ट्राईफॉस्फेट में से हमने एक फॉस्फेट उठा के लगा दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब आपका एडिनाइलिक अम्ल, एडिनाइलिक एसिड। अब यहाँ पर था ट्राईफॉस्फेट, तो हमने यहाँ पे एक फॉस्फेट के अलावा 2 फॉस्फेट और जोड़ दिए, तो ये 3 फॉस्फेट बन गया। तो एक तरीके से ये एडिनाइलिक अम्ल का रूपांतरण हो गया कि नहीं हो गया? तो एटीपी आपका कुछ अलग नहीं है, ये आपका एक तरीके का मॉडिफाइड या रूपांतरित न्यूक्लियोटाइड है। बुझ गए? ठीक है।
अब एक चीज बेटा यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो नाइट्रोजनी क्षार है ये पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? पहले कार्बन से। और फॉस्फेट पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, पहले कार्बन और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में जो बंध बनता है बेटा, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध। और आपके फॉस्फेट और 5वें कार्बन के बीच में जो बंध बनता है, इसको बेटा हम एस्टर बंध बोलते हैं। और ये दोनों बंध बेटा निर्जलीकरण संश्लेषण से ही बनते हैं। ये बंध चार बना के निर्जलीकरण संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, यस, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सही है। डन, आगे बढ़ूं? नहीं आया समझ में मनीष? तो थोड़ा सा लेक्चर को पीछे करो और फिर से देखना करो, देखो मतलब लेक्चर को। एक चीज मुझे यहाँ पर और बतानी है, वो ये कि ये जो पेंटोज शर्करा है, ये जो पेंटोज शर्करा है, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन, देखा ना, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के चलते बेटा इसको हम बोलते हैं राइबोज शर्करा। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? राइबोज शर्करा। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका C5H10O5। और ये बेटा आपके आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। आपको ये तो पता होगा ना कि कुछ ऐसे जीव हैं हमारे आसपास जिनके पास आंशिक पदार्थ होता है आरएनए। तो वहीं कुछ ऐसे जीव हैं बेटा जिनके पास डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन डीजनरेट हो गया है, बाहर निकल गया है। C5H10O4। दोनों पेंटोज शर्करा हैं, दोनों में 5 कार्बन है, लेकिन इन 5 कार्बन में एक तो आपकी राइबोज शर्करा है जिसमें 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन, लेकिन दूसरी आपकी डीऑक्सीराइबोज मतलब है तो राइबोज शर्करा, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन डीजनरेट हो गया है, बाहर निकल गया है। तो इसको हम बोलेंगे C5H10O4। और ये बेटा आपके डीएनए में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कुछ याद आ रहा है डीएनए और आरएनए सुन के? डीएनए और आरएनए क्या होते हैं बेटा? डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं बेटा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में, फिलहाल हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत। लक्ष्मी प्रजापति, ये क्या चल रहा है? तुम्हारे घर के रोने या गाने से क्या चलेगा? हैं? और घर के काम करके पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है भाई। देख रहे हो, लेबर भी डॉक्टर बन रहे हैं जो दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, रात भर दिहाड़ी के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अभी वो देखा कश्मीर में बच्चा वो रोटी सेकता था, वो भी डॉक्टर बना है। तो जो लोग रोते हैं ना अपनी परिस्थितियों की, मैं ये करता हूँ, मेरे को घर के काम करने पड़ते, क्यों भाई? घर के काम मेरे को देख लो भाई,
घर के काम भी कर रही हूँ, औलाद भी संभाल रही हूँ, ऑफिस भी कर रही हूँ, अपने आप को भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ है। और ऑफिस भी 1 से लेकर के रात को 11 बजे तक, हफ्ते में 2 दिन, तो उस बीच में औलाद को भी संभालना। तो बेटा ऐसे अगर सब अपने काम को लेकर के रोते रहे तो उनका कुछ नहीं हो सकता। आई एम तो सो प्राउड कि मैं इतने काम करती हूँ एक साथ। एंड नॉट ओनली आई, मेरे साथ के जितने लोग हैं दे ऑल आर लाइक कि मतलब आई यू सुपर वुमेन और वॉट। क्योंकि उनकी भी जिनकी एक एक औलादें हैं वो नौकरी छोड़ के बैठी हुई हैं कि औलाद नहीं पल रही हमसे। घर के लिए अलग मेड लगी हुई है, हमने भी लगाई थी इनके लिए, चली गई तो क्या, संभाल रहे हैं ना। मेरे घर में आज तक खाने वाली नहीं लगी, मैं खुद बनाती हूँ, नहीं पसंद उसके हाथ का। तो रोने से तो कुछ नहीं होगा बेटा, यू शुड बी प्राउड। और अब बाकियों को प्राउड होने का मौका दो कि इसने, लड़की ने घर के काम किए तब उसके साथ पढ़ाई की। बच्चे आप लोग किस पर प्राउड हो रहे हो? मैडम वो लेबर था, देखो वो डॉक्टर बन गया, क्योंकि उसने मेहनत की। उसने रोना नहीं रोया कि मैं देखो मजदूरी करता हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसको रोना होगा वो रोता ही रहेगा, और जो रोएगा उसका कभी नहीं होएगा। लिख के ले लो, डन। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, यहाँ पे आके बदतमीजी करते हो, ये सब करते हो पढ़ाई छोड़ के। और लक्ष्मी तुम जैसे कैसे कर सकते हैं बेटा, ये बताओ है? अगर बाकी टाइम घर का काम चल रहा है तो क्लास के टाइम तो अटेंटिव होके क्लास देख लो। यहाँ आकर के रोगे कि आज मैंने बर्तन धो दिए, कि आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने, तो क्लास तुम मतलब वैसे भी नहीं देख रहे हो, तो पढ़ने तुम वैसे भी नहीं आ रहे हो, मतलब सिलेक्शन तुम्हारा वैसे भी नहीं होना है। क्लियर है ये सबको? नोट नहीं हुआ है गुड़िया तो नोट कर लो बेटा, ये लो क्या क्या रह रहा है। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट करो। ये हो गया है ना नोट? ये हो गया। स्पीड बढ़ाओ, जितनी स्पीड यहाँ पे है ना तुम्हारी टाइपिंग की, उतनी स्पीड कॉपी में लिखने की लाओ। घर के रोने या रोने से क्या होगा समझ में नहीं आता है। जिसके सामने रो रहे हो वो तुम्हारी मम्मी को समझाएगा, नहीं नहीं इससे घर के काम मत करवाओ। हानि क्या है तुम लोगों का? तो जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बेटा विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजनी क्षार हैं, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये शर्करा से जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो ये पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और अगर हम इनसे फॉस्फेट समूह भी जोड़ दें तो एस्टेरिफाइड हो जाएंगे, तो बेटा ये बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। एस्टेरिफाई होना मतलब फॉस्फेट समूह इनके साथ एस्टर बंध से जुड़ते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन, ये सब बेटा आपके न्यूक्लियोसाइड हैं, जिसमें नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा के साथ मिल गया। ठीक है, मैंने आपको अलग से लिखा दिए। एडिनाइलिक अम्ल, थाइमिडाइलिक अम्ल, ग्वाइनाइलिक अम्ल, यूरिडाइलिक अम्ल और आपके साइडाइलिक अम्ल, ये सारे आपके न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि आपके डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा अगली बेटा आपकी, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये देखो, ये आपके नाइट्रोजनी क्षार हो गए, जिसमें ये हो गया आपका प्यूरिन, जिसमें 2 रिंग है, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन। ये आपका पिरिमिडीन हो गया, जिसमें 1 और 3 पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल दे दिया, एडेनिन और यूरेसिल। एडेनिन और ग्वानिन आपके प्यूरिन्स हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आपके पिरिमिडीन्स हैं। ठीक है, जब बेटा ये प्यूरिन्स आपके पेंटोज शर्करा 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा कार्बन ये है। ठीक है, जब ये बेटा एडेनिन आपके पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेगा बेटा, जो कि ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है निर्जलीकरण संश्लेषण के द्वारा, तो यहां पर बेटा इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड्स। गलत लिखा है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। आपकी एनसीईआरटी में भी गलती है तो इसको सही कर लेना, इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स में बेटा आपके पेंटोज शर्करा के साथ आपके नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाते हैं।
ठीक है। और जो पेंटोज शर्करा के मतलब जो भी नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ेगा उसके हिसाब से नाम बन जाएगा। एडिनिन है तो एडिनोसिन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, साइटोसिन है तो साइटिडीन, थाइमिन है तो थाइमिडीन, यूरेसिल है तो यूरिडीन। ठीक है। अब यही बेटा अगर पेंटोज शर्करा के एक तरफ आपका नाइट्रोजनी क्षार दूसरी तरफ आपका फॉस्फेट बनता है बेटा, तो इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल लग गया तो ये बेटा अम्लीय हो जाते हैं। एडिनाइलिक अम्ल, यूरिडाइलिक अम्ल, साइटिडाइलिक अम्ल, ग्वाइनाइलिक अम्ल, थाइमिडाइलिक अम्ल। ठीक है। हेडिंग डालिएगा प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा उपापचयन क्या होता है आप सबको पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत मैंने भी आपको बताया है। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा उपापचयन बोल दो आप, या इनको उपापचयी अभिक्रियाएं बोल दो। ठीक है। उपापचयी अभिक्रियाएं। मेटाबॉलिक रिएक्शन। उपापचयन या उपापचयी अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा, कोई भी जीव जिसके शरीर, अब कोई जिंदा है मतलब उसके शरीर में कुछ कुछ अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है। किसी भी जीव के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उपापचयी अभिक्रियाएं बोलते हैं और इस प्रक्रिया को हम उपापचयन बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा किसी भी जीव में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक या उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। एवं इस प्रक्रिया को उपापचयन कहते हैं। ठीक है। अगर कोई जिंदा है मतलब उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं चल रही है वो जिंदा है। क्योंकि सबसे बेसिक सी अगर मैं चीज बताऊं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम सांस लेना जरूरी है सनम। हाँ या नहीं? मुलाकात हो नहीं हो जिंदा रह लेगा, पर सांस ना चले बेटा तो जिंदा कैसे रहेगा? नहीं। तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। वाह क्या बात है। चले तो जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है सनम, है ना? तो सांस अगर हम ले रहे हैं मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर वायवीय या अवायवीय श्वसन चल रहा है कि नहीं? हाँ। यस। इरशाद इरशाद चलिए तो कोई भी जिंदा है मतलब उसके शरीर में श्वसन के अलावा भी कई सारी अभिक्रियाएं मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं तो चल रही हैं। और क्योंकि बेटा वो जीवों के अंदर चल रही है इसलिए हम इनको
जैव रासायनिक अभिक्रिया, या बेटा हम इनको उपापचयी अभिक्रिया कह देते हैं, क्योंकि वो जीवों के अंदर चल रही है ना, इसलिए जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या उपापचय अभिक्रियाएं। और इसी प्रक्रिया को बेटा हम उपापचयन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, उनको बेटा हम उपापचयज या मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो ये अगला पॉइंट हम लिखेंगे, उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले उत्पादों को उपापचयज या मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे शरीर में वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा था, वायवीय श्वसन बोल रही हूँ मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बना रहा था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब क्या है, ये सब उपापचयज हैं। तो अब यही गाना बज रहा है बाहर, है विपुल, क्या बात है, मतलब क्या बात है। हाँ, मिलने भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। बेटा पढ़ाई नहीं होगी तो मिल नहीं पाओगे, ठीक है। मैम डीएनए क्या है, लक्ष्मी सॉरी तुम्हारे डाउट्स मैं एंटरटेन नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारा रोना सुन चुकी हूँ। काली कोयल गीत गा रही है, बताओ अमन, मतलब इतनी भी बेइज्जती करना नहीं बनता। हाँ कोयल तो मैं हूँ यार, काली तो नहीं हूँ यार, ये कहाँ से आ गया कोयल नहीं, कौआ हूँ, कौआ। कोयल मैं हुआ करती थी, नाउ आई एम कौआ एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ कौआ नाउ। यस, तो यहाँ पर बेटा किसी भी उपापचय अभिक्रियाओं के दौरान, जैसे मैंने बताया वायवीय श्वसन के दौरान जो बने वो आपके उत्पाद थे, उन उत्पादों को हम उपापचयज बोलेंगे। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कई सारी अभिक्रियाएं चल रही हैं और उनके दौरान कई सारे मतलब कुछ ना कुछ उत्पाद बन रहे हैं और उनको बेटा बोलते हैं हम उपापचयज या मेटाबोलाइट्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब ये जो उपापचयज बनते हैं बेटा ये दो प्रकार के हैं, ठीक है। ये जो उपापचयज बन रहे हैं ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? ये मेटाबोलाइट्स हैं आपके बेटा, एक हो गए प्राथमिक उपापचयज जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरे हो गए आपके द्वितीयक उपापचयज जिनको हम बोलेंगे, पूरा क्यों लिखा, द्वितीयक या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आ जाओ, क्या होते हैं इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। आगे, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ बीच राह में ना होश ना ख्याल मैम लेक्चर कब तक रहेगा? अरे बहुत रहेगा बेटा यार हमारी नीट तक रहेगा, मत चिंता करो चलो, ऐसे होता है ना कभी कभी, कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उठे और अचानक से जबान पे कोई गाना आ गया। अब वो अचानक कैसे भी हो सकता है, मतलब हो सकता है गली मोहल्ले में कहीं चल रहा हो किसी के घर, है ना, या खुद ही अचानक से कुछ कुछ भी हो सकता, होता है ना, और फिर सोते तक दिन भर जबान पे वही गाना रहता है। ऐसा होता है क्या? होता है?
मतलब मेरे साथ तो होता है। हम क्या बात है आज? वाहिद, बात तो कुछ नहीं है आज। हाँ, ऐसा होता है, या मेरे साथ ही होता है, बहुतों के साथ होता है आई गेस ना, कि सुबह उठे और लहू मुंह लग गया, तो दिन भर वो गाना जबान पे रहता है। तो हम इसको बोलते हैं लहू मुंह लग गया है आज। जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह में खून लगना, फिर तो वो खा के ही रहेगा। ऐसे ही अपने मुंह में खून लगना, फिर वो अपने मुंह में खून है, वो गाना लहू मुंह लग गया, तो अब वो छूट नहीं रहे गाना रात तक, जब तक सो नहीं रहे हैं। चलिए, प्राथमिक उपापचय क्या होते हैं? ऐसे उत्पाद या ऐसे उपापचयज जिनका जीवों की वृद्धि में प्रत्यक्ष योगदान या प्रत्यक्ष रूप से योगदान होता आई, उनको बेटा हम बोलते हैं प्राथमिक उपापचयज। अरे मूलाराम, रुलाएगा क्या भाई? वहीं बेटा द्वितीय उपापचयज क्या होते हैं? ऐसे उपापचयज जिनका जीवों की वृद्धि विकास में या जिनकी जीवों की वृद्धि विकास में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, या हम ये लिख देंगे कोई भूमिका ही नहीं होती है। प्राथमिक उपापचय, अब इसको समझाऊंगी मैं, ठीक है ना? प्राथमिक उपापचय बेटा, ये जंतुओं में, पादपों, कवकों और जीवाणुओं में बनते हैं, या जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब सीधी बात है, जो भी जिंदा है, जिंदा है मतलब जीव है, जीव है मतलब उसकी वृद्धि विकास हो रही है, तो वृद्धि विकास के लिए बेटा ऐसे उपापचय तो बनेंगे ही बनेगा, और उन्हीं को हमने प्राथमिक उपापचय बोल दिया। ठीक है। वही बेटा द्वितीय उपापचय बेटा केवल पादपों, कवकों और जीवाणुओं द्वारा बनते हैं, या जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे अंदर बेटा, हमारे अंदर बेटा द्वितीयक उपापचयज, हमारे मतलब किसी भी प्राणी में द्वितीयक उपापचयज नहीं बनते हैं। ठीक है ना? फिर दिल ने एक की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल हमने गला खराब, हमने समझाया, आज फिर दिल को हम जिंदगी धूप तुम घना आया, तुमको देखा
तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम। चलो, अब आखिरी आखिरी के दिन है, थोड़ा अपने कानों से खून निकालने की आदत डाल लो। बहुत पूरी साल तुमने चिल्लाया है, मैडम गाना, मैडम गाना, मैडम गाना। अब सुनो, झेलो अब। मैं तो पूरी साल मना किया भाई, नहीं गा पाऊंगी, आई एम कौआ। बट तुम्हें अपने कानों से खून निकालने का मन था, अब निकालो। मजा आ गया। मजा आया। चलिए, डन। और गाओ, और गाओ। वाह 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 वाह। एक टाइम था, मतलब हमारे जमाने की बात कर रही हूँ मैं। हमारा जमाना आपको पता ही है, जब वो पत्थर से घिस के आग निकाली जाती थी, है ना। मैं तो उस जमाने की हूँ। तो हमारे ज़माने के जितने भी गाने होते थे, जितने भी, मतलब जितने भी, क्योंकि मैंने आपको शायद आपके भाषा में बताया, कहाँ बताया मुझे नहीं पता, मुझे ना गाने सुन करके मैथ्स करने की आदत थी। मैं मैथ्स कभी विदाउट सॉन्ग्स नहीं कर पाती थी, मतलब साइंस पढ़ रही हूँ तो फोकस चाहिए, केमिस्ट्री मतलब अपना सोशल स्टडीज़ इंग्लिश हिंदी के लिए फोकस चाहिए होता है। मैथ्स करने के लिए मुझे चाहिए था एकदम लाइट म्यूज़िक, पीछे चलते रहना चाहिए घर में। हालांकि इसके लिए बहुत घर वाले सुनाते थे कि बनाना किसी और को, ऐसे कौन सी गाने सुन के पढ़ाई होती है। मैंने कहा यार होती है, मुझसे होती है, मैथ्स मेरा गाना सुन के ही होता है। तो एक ज़माना था। मतलब हमारे ज़माने के जितने भी गाने थे, उनके मुझे A to Z लिरिक्स याद थे, विद तना ना 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 ना। तो उसका बीच का म्यूजिक भी मैं खुद ही दे देती थी। अब नहीं, अब एक तो अब टाइम नहीं है कि मैं गाने वाने सुन पाऊँ, और अब कभी टाइम मिलता भी है तो मैं वो ही सुनती हूँ जो मेरे ज़माने के है। सेम कंडीशन है ना। क्या तो लेना है मैम, बस है ना, मुझसे लेना है, ये बोलो। चलो, तो प्राथमिक उपापचय तो बेटा दुनिया भर के हैं, ठीक है। ग्लूकोज आपका प्राथमिक उपापचय है, ग्लाइकोजन प्राथमिक उपापचय है, आपके शरीर में जिसका भी नाम ले लो, प्रोटीन प्राथमिक उपापचय है, अमीनो अम्ल प्राथमिक उपापचय है, वसा प्राथमिक उपापचय है, ग्लिसरॉल प्राथमिक उपापचय है, न्यूक्लिक एसिड प्राथमिक उपापचय है। तो जितने भी बेटा आपको पता है अभी तक, जैसे उदाहरण में लिख देती हूँ यहाँ पे, वैसे तो आप सबको पता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, अमीनो अम्ल हो गए, ठीक है, वसा हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल हो गए। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, ये सारे के सारे आपके प्राथमिक उपापचय हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लिक अम्ल इसमें नहीं आएंगे, सॉरी, मतलब न्यूक्लिक अम्ल ऐसे उपापचय नहीं है, वो तो बनाए जाते हैं, बोल सकते हो वैसे। द्वितीयक उपापचय के उदाहरण बेटा आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और यहाँ से आपके नीट 2019, नीट 2020, 21, 22, आई गेस 21 या 22 में इस एक टेबल से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वो टेबल है आपका। तो द्वितीयक उपापचय बेटा हम नहीं बनाते, या कोई भी प्राणी नहीं बनाता, ये आपके केवल और केवल पादप बनाते हैं, जीवाणु बनाते हैं। ये बेटा टेबल जल्दी से नोट्स में लिखो। हाँ जी, हाँ जी। इसको लिख लो जल्दी से।
ये लिख लो जल्दी से पूरा। मम्मी, मम्मी, ओ वो बाहर गया। यस, डन। लिख लो बेटा, यही है बेटा, मैम यही है। हो ही गया। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं बेटा वो पिगमेंट्स बना रहे हैं, वर्णक बना रहे हैं। अब वर्णक में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का तो डायरेक्ट रोल है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का डायरेक्ट रोल होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। सनलाइट आएगी तो बेटा फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हाँ या नहीं। लेकिन कैरोटिनॉइड्स बन रहे हैं, एंथोसाइनिन्स बन रहे हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। दूसरा बेटा एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स जैसे कि आपके मॉर्फिन हो गए, कोडिन, ये तो नशा करने वाली चीज़ है। मॉर्फिन का तो लोग नशा करते हैं, ठीक है। मेडिसिन के फील्ड में मॉर्फिन को दिया जाता है सर्जरी के बाद, जिससे कि दर्द वर्द का उनको एहसास ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा प्लांट क्या करे, प्लांट्स तो नशा भी नहीं करते, क्यों बनाने बेटा ये आपका मॉर्फिन। फिर हो गए टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। प्लांट्स का इनको कोई रोल नहीं है, या प्लांट्स में इनका कोई रोल नहीं है। नींबू घास तेल, ये एसेंशियल ऑयल्स में हो गया। हमारे केस में तो इनको हम मसाज वगैरह, जब बॉडी स्पा, बॉडी मसाज लेते हैं तो उसमें इनका यूज़ करते हैं। प्लांट्स तो अपनी मालिश भी नहीं कराते। इसके अलावा बेटा टॉक्सिन्स, जहर, एब्रिन रिसिन जैसे बन रहे हैं। प्लांट्स कौन सा आत्महत्या करने वाले हैं, ठीक है। लैक्टिन्स बन रहे हैं, कॉनकेनाविलिन ए, नीट में आ चुका क्वेश्चन, 2019 में आया था। लैक्टिन्स, कॉनकेनाविलिन ए, ठीक है। ये भी बेटा आपका एक तरीके का क्या हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्लांट्स के किसी काम का नहीं है। ड्रग्स, वो नशा भी नहीं कर रहे, ठीक है। और आपके बहुलक पदार्थ, ना तो प्लांट ऐसी कोई गलती कर रहा है कि वो रबड़ से मिटा ले, ठीक है। ना प्लांट्स चुटिया करता है कि रबड़ लगा ले, ना प्लांट्स को अपना प्रेम पत्र पहुंचाना है जिसको वो चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो ये बेटा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बन तो रहे हैं, जिसके भी द्वारा बन रहे हैं उनके अंदर इसका कोई डायरेक्ट रोल उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। डन। ये हो गए बेटा आपके द्वितीयक उपापचय। एनसीईआरटी क्या कहती है, तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, और उस महत्वपूर्ण शाखा का नाम है बेटा आपका बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन या जीव रसायन। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप एक किताब, अभी तो हम बायोमोलिक्यूल्स एक छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाँ या नहीं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो एक पूरी इतनी मोटी किताब है सत्यनारायण के नाम से आती है बायोकेमिस्ट्री की। उसमें आपको सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स ही पढ़ने हैं, सारे विटामिन पढ़ने हैं, सारे आपको मिनरल्स पढ़ने हैं, सारे आपको प्रोटीन्स पढ़ने हैं, सारे आपको अमीनो एसिड्स को डिटेल में पढ़ना है, आपको सारे के सारे वहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो भी अपने सैक्राइड्स हैं, डीएनए आरएनए को डिटेल में। इतनी मोटी किताब है केवल बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें आपको केवल बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स 7 से 8 लेक्चर में निपटा देंगे, वहाँ पर आपको पूरी साल बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण करके आती है किताब। तो वो आपकी रसायन की शाखा बोलो, या जीवों की ऐसी शाखा जो रसायन से मिलकर के बनती है, जिसको हम बोलते हैं जैव रसायन, ठीक है। हाँ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा उससे हमने ये अलग अलग करके देखा कि जीवों के अंदर कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, कौन कौन से अणु पाए जाते हैं। तो उसमें हमें कुछ ऐसे मिले कि कोई पादप, कवक और सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिसमें आ गए आपके जीवाणु, इनकी जीव कोशिकाओं का बेटा जब विश्लेषण करें तो यहाँ पर बेटा हम ये देखते हैं कि जो प्राथमिक उपापचयज हैं, इसके अतिरिक्त हजारों ऐसे यौगिक हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, आपके पिगमेंट्स हो गए, इत्र हो गया, गोंद हो गए, मसाले हो गए बेटा, इनका डायरेक्ट उनके वृद्धि विकास में कोई रोल नहीं है, और इसलिए बेटा हम इनको द्वितीयक उपापचयज कहते हैं, ठीक है। और ये हो गए आपके सारे द्वितीयक उपापचयज। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हेडिंग डालिएगा बृहद जैवाणु, जिनको हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, आया नहीं, पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था। मैक्रो
बायोमॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं बेटा मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स? ऐसे जैव अणु जिनका आणविक भार 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। आया नहीं? पढ़ाया था कि नहीं? फर्स्ट ईयर में मज़ा आएगा रविकांत, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, एमबीबीएस की जर्नी बहुत अच्छी होती है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड में 3 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल कैसे? अरे मेरा बच्चा, कल ही तो मैंने ट्राइग्लिसराइड का चित्र बनाया था। एक आपका ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, और इस ग्लिसरॉल के तीनों मतलब जो कार्बन है उसके साथ आपका एक एक वसी अम्ल जुड़ा था कि नहीं? तो 3 एस्टर बंध बने थे कि नहीं? तो 3 एस्टर बंध से की मदद से 3 वसी अम्ल 1 ग्लिसरॉल से जुड़े थे, उसी को तो हमने ट्राइग्लिसराइड बोला था, आज ही मैंने बताया। ठीक है मैम, सेलुलोज इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सिद्धि। सेलुलोज जो होता है वो उसकी कोशिका भित्ति बनाता है, लेकिन सेलुलोज के कई सारे मॉडिफाइड फॉर्म भी बेटा प्लांट से पाए जाते हैं, तो इसीलिए उनको हमने पॉलीमर्स में रख दिया है द्वितीयक उपापचयज में। ठीक है ना? आज भी मैंने बताया बेटा कि ट्राइग्लिसराइड में 3 वसी अम्ल 1 ग्लिसरॉल होगा, 3 एस्टर बंध बनेंगे। डाइग्लिसराइड में 2 वसी अम्ल 1 ग्लिसरॉल होगा, 2 एस्टर बंध बनेंगे। मोनोग्लिसराइड में 1 वसी अम्ल 1 ग्लिसरॉल होगा, 1 एस्टर बंध बनेगा। बताया था कि नहीं? ठीक है ना? डन। चलिए अब मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स बेटा मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, एनसीईआरटी जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैं आपको शुरुआत की क्लास में ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। एनसीईआरटी कहती है अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता ये है कि इनका आणविक भार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। बताया था मैंने। अम्ल घुलनशील जो कि अम्ल विलेय है, जो कि निस्यंद बनाते हैं, पढ़ाया है कि नहीं? अब बस मुझे आप थम्स अप करते चलिए, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये निस्यंद बनाते हैं और 800 या 1000 डाल्टन मैंने आपको लिखवाया था, इसके आसपास इनका आणविक भार होता है, 18 से लेकर के 1000। ठीक है, वहीं बेटा जो अम्ल अविलेय अंश होते हैं इसमें केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स। आया नहीं? और मैंने ये बताया था बेटा कि ये धारित होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? धारित। ठीक है, तो अम्ल अविलेय यानी जो धारित है उसमें आपके ऐसे अणु पाए जाएंगे, जैव अणु पाए जाएंगे जिनका आणविक भार जो होता है 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लिपिड्स के अलावा, लिपिड्स बेटा ऐसे यहाँ पर कार्बनिक यौगिक हैं जो कि इनका अणु भार 10,000 डाल्टन, लिपिड्स के अलावा जितने भी बेटा बृहद जैव अणु की कैटेगरी में यानी कि अम्ल अविलेय अंश में हमने जिनको भी रखा है, लिपिड्स के अलावा मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड्स और आपके न्यूक्लिक अम्ल, ये तीनों बेटा कैसे होते हैं? ये तीनों आपके 10,000 डाल्टन से ज्यादा इनका आणविक भार होता है, लिपिड्स के अलावा। ठीक है, इस कारण से बेटा हमने जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक जिनका अणु भार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें बेटा हम सूक्ष्म जैव अणु बोलते हैं, और दूसरा बेटा अम्ल अविलेय अंश में पाए जाने वाले जिनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, इनको बेटा हम बृहद जैव अणु कहते हैं। पढ़ा चुकी हूं मैं ये। ठीक है, आगे बोलते हैं लिपिड्स के अतिरिक्त अम्ल अविलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। तो लिपिड्स की अगर हम बात कर छोड़ें, लिपिड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लिपिड्स आपके पॉलीमर्स नहीं है। लिपिड्स में आपके फैटी एसिड आ जाएंगे, ग्लिसरॉल आ जाएंगे, ये आपके मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स मतलब ये छोटी इकाइयां हैं। लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें, प्रोटीन जो हम पढ़ेंगे, पॉलीसेक्राइड्स जो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल जो हम पढ़ेंगे, ये सारे के सारे बेटा आपके पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स मतलब जो कई सारी छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बनते हैं। तो लिपिड आपके अम्ल अविलेय अंश में जरूर है, धारित में जरूर है, लेकिन इसका आणविक भार कम है। लिपिड आपका बहुलक नहीं है। बाकी जितने भी धारित के बेटा पदार्थ हैं वो सारे के सारे पॉलीमर्स हैं, बहुलक हैं, उनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। ठीक है, लिपिड्स जिनका अणु भार बेटा 800 से अधिक नहीं होता, वे अम्ल अविलेय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? तो जब बेटा लिपिड्स
इनका आणविक भार कम है, फिर हम इनको अम्ल अविलेय में या धारित में या जो वृहद आणविक अंश हैं उसके साथ क्यों रखते हैं। और मैंने आपको बताया था इसका कारण, क्या बताया था, मैंने ये बताया था बेटा लिपिड्स जो होते हैं वो अलग से खुले नहीं पाए जाते हैं, वो आपकी कोशिका झिल्ली में, जो कोशिकांग है उनकी झिल्ली में पाए जाते हैं। और झिल्ली में पाए जाने के कारण जब मैं इनको एसिड के साथ घोलती हूँ बेटा, तो इनमें जो आपका फॉस्फोलिपिड है, तो एक शीर्ष है एक पूंछ है। शीर्ष बेटा जल रागी है, पूंछ जल विरागी है। पूछ लेना उनसे जो बोलेंगे, ठीक है। तो जल रागी भाग बेटा बाहर की तरफ आ जाता है, जल विरागी अंदर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण पुटिका का निर्माण हो जाता है, वेसाइकल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इस कारण से बेटा इनकी आकृति बड़ी हो जाती है और ये छन नहीं पाते, बताया था, ठीक है। तो वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार वाले यौगिक होते हैं, पर वो ऐसे नहीं मिलते, ये कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं, ठीक है। जब बेटा हम ऊतकों को पीसते हैं तब कोशिकीय संरचना विघटित होती है और कोशिका झिल्ली और बाकी की जो बेटा झिल्लियां हैं ये टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं, जिसके कारण टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं और पुटिका बनाती हैं, ठीक है। और ये पुटिका बेटा पानी में नहीं घुल पाती, जिसकी वजह से ये पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ अलग हो जाते हैं और वृहद आणविक अंश का या अम्ल अविलेय अंश का भाग बनाते हैं। तो सिंपल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। सही अर्थ में बेटा देखा जाए तो लिपिड्स वृहद जैवाणु नहीं है। अम्ल विलेय अंश में बेटा अगर हम बात करें, अम्ल विलेय अंश में क्या क्या आ जाता है, मतलब जो घुल करके नीचे आ गया, इसमें कोशिका द्रव्य का भाग आता है कि मतलब कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाएगा। तो बेटा कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, आओ देख लो। कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, जो कुछ भी कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा वो सब बेटा आपके अम्ल विलेय, जिसको हमने निस्यंद बोला था, ठीक है, अम्ल विलेय अंश, या इसको बेटा हम फिल्ट्रेट बोलते हैं ना, निस्यंद बोलते हैं। ये सब कुछ आपके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब क्या क्या होता है इसमें बेटा, सबसे पहले तो इसमें जल होगा, इसके अलावा बेटा इसमें और क्या होंगे, इसमें आपके सूक्ष्म जैवाणु होंगे और इसमें आपके आयंस होंगे, ठीक है। जल होगा, सूक्ष्म जैवाणु होंगे और इसमें आपके आयंस होंगे, बताया था। इसके अलावा बेटा एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी कोशिका में जितने भी यौगिक उपस्थित हैं इनमें किस क्रम में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा सबसे ज्यादा तो होता है पानी, पानी से कम मात्रा में पाए जाते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल से कम पाए जाते हैं आपके शर्करा, शर्करा से कम पाए जाते हैं आपके वसा, और सबसे कम पाए जाते हैं आपके अकार्बनिक पदार्थ या आपके आयंस। इसको हम अकार्बनिक आयंस ही लिख देते हैं, ठीक है। पानी बेटा पाया जाता है 70 से 90%, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है लगभग आपका 4 से या 5 से 7%, शर्करा पाई जाती है लगभग 2 से 4%, वसा लगभग 2% और अकार्बनिक आयंस लगभग 1%। न्यूक्लिक अम्ल में भी बेटा हम देखते हैं आरएनए इनमें ज़्यादा पाया जाता है लगभग 4 से 6%, और डीएनए कम पाया जाता है लगभग आपका 1 से 2%, ठीक है ना। ये आपकी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। आगे कोशिका द्रव्य और अंगकों के वृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य व अंगकों, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर के जीव ऊतकों या जीवों का संगठन बनाते हैं। तो अम्ल विलेय और अम्ल अविलेय ये दोनों मिलकर के बेटा जैवाणु बनाते हैं, ठीक है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाहुल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया गया है। तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, 70 to 90%। डन।
प्रोटीन, ओहो प्रोटीन भूल गई यार मैं, सॉरी। प्रोटीन तो भूल ही गई मैं। रुक जाना यार, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। जल सबसे ज़्यादा, इसके बाद आएगा आपका प्रोटीन। जल हो गया आपका 70 to 90%। प्रोटीन होता है लगभग आपका 12 से 15 या 10 से 15%। ठीक है, सॉरी भैया सॉरी। अरे भैया कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे, माफ़ कर दो गलती। क्षमा, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। भिक्षाम देही क्षमा की। चलो डन। 10 से 12, 12 से 15 या 10 से 15 आप लिख सकते हो। चलो डन। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका बृहद जैवणु। यही चीज़ आपकी एनसीईआरटी में भी दे दी है। जल 70 से 90, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल और आयन। आज की क्लास में हम प्रोटीन नहीं पढ़ेंगे, प्रोटीन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नाइट्रोजनी क्षार, हमने पढ़े आपके उपापचयज, और हमने पढ़े बेटा बृहद जैवणु, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। होमवर्क में डीपीपी मिली होगी, DPP 2 वो करिएगा और रिवीजन करिएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा प्लीज़। दिस इज इट। बाकी अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा। अब हम मिलेंगे, आज क्या है, थर्सडे हो गया, हम कल नहीं मिलेंगे, अगले वेडनेसडे मिलेंगे, ठीक है। तो फिर तो अभी लेक्चर लग जाएंगे इसमें। अगले वेडनेसडे अगर हम प्रोटीन भी ख़त्म करेंगे तो पॉलीसेक्राइड्स थोड़ा बहुत हो पाएगा। फिर एक क्लास में न्यूक्लिक एसिड, 3 क्लासेस अभी मुझे और चाहिए मिनिमम, हो सकता है 4 लग जाए। तो 2 क्लास तो अगले हफ्ते की हो जाएंगी, हो सकता है दिसंबर में 1-2 क्लास लग जाए बस। ठीक है, तो अपना बढ़िया ध्यान रखना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।